जहां आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल लोगों ने किया स्वागत। सीएम धामी ने जनसभा को किया संबोधित। राज्यपाल गुरमीत सिंह पहुंचे नैनीताल। राजभवन में अधिकारियों ने किया स्वागत। राज्यपाल को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। सेना में निकली पोर्टर और ट्रेडमैन की भर्ती। सेना में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों युवा पहुंचे धारचूला। 600 पदों की निकाली गई भर्ती। उत्तराखंड में पुलिस कानून और यातायात व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए ड्रोन सिस्टम की करेगी शुरुआत। ड्रोन के जरिए आसपास के क्षेत्रों की ट्रैफिक व्यवस्था पर रखी जाएगी कड़ी नजर। रामनगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक नशा तस्कर हुआ गिरफ्तार। आरोपियों से पूछताछ जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जो टनकपुर जिले पहुंचे, जहां पर शारदा घाट पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना भी की। इसके बाद सीएम धामी ने प्रसिद्ध शारदा घाट पर आयोजित एक जनसभा में भी शिरकत की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं और लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि मुझे आपके प्रेम और भावना के चलते माता पूर्णागिरी और माता शारदा ने सेवा करने के लिए यहां भेजा है। टनकपुर शहर का चयन स्मार्ट सिटी में हो गया है। इसके विकास के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि मैं आपसे कहने आया हूं कि 31 मई को आप सबको वोट करना है, जिससे क्षेत्र के विकास का और आपका हमारा सपना पूरा हो सके। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 31 मई को उपचुनाव होना है। चंपावत से सीएम धामी चुनावी मैदान में हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर सीएम धामी ने लोगों से वोट की अपील भी की। इसमें एक शैलेश सिंह सैलू जी भी हमारे को यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं। हालांकि मैंने सब जितने भी बाहर से आए हैं, बहुत लोग देश भर से आना चाहते थे, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से मैंने कहा कि मैं पार्टी लेकर चलता था और उस पार्टी से हम लोग देश में, प्रदेश में, जगह जगह चुनाव में गए। जगह जगह सब लोग प्रेम करते हैं, सब लोगों से मित्रता है, तो सोच रहे हैं कि इनका चुनाव हो रहा है तो हम भी आ जाते हैं। मैं सबसे मना कर रहा हूं। मैंने कहा इस बार का चुनाव केवल चंपावत के लोग ही लड़ाएंगे। ये चुनाव चंपावत के लोगों का चुनाव है। लेकिन फिर भी एक घैसाड़ी से विधायक है दूसरी बार। और ये हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। बहुत जोरदार नेता ये, इनके पीछे हजारों लोग जाते थे भाई जब हम पढ़ते थे। तो ये आ गए, मेरे को यहीं पर मिले, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं अभी। सोनू भाई, आप तो इनसे बहुत पहले से परिचित हो। ये हर्षवर्धन सिंह रावत सोनू जी हैं। ये 47 नंबर एनडी हॉस्टल में रहते थे। हाँ। और हमारे ये शैलेश बिष्ट जी, ये तो यहाँ पर पूरे समय लगे हैं, काफी दिनों से। ये पेशावर कांड के जो नायक हैं, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली जी, सब लोग जानते हैं ना। 25 दिसंबर को उनका जन्म दिवस होता है, तो उनके पोते हैं। इनका भी कोटद्वार से आए हैं। ये हमारे शिव कुमार अरोड़ा जी हैं यहाँ बगल में। ये रुद्रपुर के विधायक बने, अभी बहुत भारी मत से वहां से जीते। ये भी पूरे यहाँ ड्यूटी में लगे हैं। अब देखिए हमारी पार्टी कैसी है। हमारे बहरा जी वहां चुपचाप बैठे हैं, इनको कोई नहीं देख रहा है। ये हमारे प्रभारी है पूरे यहाँ। उधर वो दीप्ति रावत देखो, राष्ट्रीय महामंत्री है युवा, हमारे महिला मोर्चा की, वहां पर बैठी है।
कोई नहीं है, कोई मंच नहीं चाहिए किसी को। ये हमारी पार्टी में ही हो सकता है। अब रोहिदास जी वहां बैठे हैं, मैं उनका नाम नहीं लूं तो कैसा लगेगा। अग्रवाल जी हमारे, दीनदयाल, हमारे इतने बड़े बुजुर्ग अब नीचे से झंडा लेके आ रहे हैं। ये हमारी असली ताकत यही है। और यहां पर आकर कोई भाषण नहीं, दीप्ति जी जैसे भाषण बहुत जगह सोच के जाता हूं, ये बोलूंगा वो बोलूंगा, तो सारे शब्द खत्म हो जाते हैं। इधर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ग्रीष्मकालीन प्रवास पर राजभवन नैनीताल पहुंचे। इस दौरान आयुक्त कुमायूं मंडल दीपक रावत, जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट समेत कुलपति कुमायूं विश्वविद्यालय एनके जोशी सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। साथ ही राजभवन पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कुमायूं मंडल में प्राकृतिक सुंदरता का अपना ही महत्व है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कई दर्शनीय पर्यटक स्थल हैं। राज्यपाल ने कहा कि कुमायूं मंडल को गहराई से समझने के लिए तहसील और ब्लॉक स्तर तक दौरे की योजना है, ताकि वहां पर कार्य कर रहे लोगों से जानकारी प्राप्त की जा सके। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि चारधाम यात्रा इस साल रिकॉर्ड तोड़ हो रही है, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। चारधाम यात्रा में स्थानीय लोगों के सहयोग से सुचारू रूप से इसे व्यवस्थित किया गया है। और साथ ही राज्यपाल ने कहा कि जहां एक ओर हमारे लिए चुनौतियां हैं, वहीं दूसरी ओर अवसर भी है कि हम देश विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा सके। साथ ही उन्हें यहाँ की सभ्यता और संस्कृति से परिचित भी करवाया जा सके। मुझे बहुत खुशी है कि मैं नैनीताल के इलाके में आया हूँ और दिल चाहता है कि कुमाऊं को बहुत ही डीपली अंडरस्टैंड करूँ। पहले भी मैं यहाँ पर आया था और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर बहुत डिटेल ब्रीफिंग ली है और अभी मैं तहसील और ब्लॉक लेवल के ऊपर में जाकर चीज़ों को बारीकी से जानना चाहता हूँ। और स्पेशल इलाका तो अलग से एक प्राकृतिक सुंदरता में अपना ही एक स्थान बनाता है और कुमाऊं के जितने भी निवासी हैं अपने आप में एक मेरे दिल में बहुत उनके लिए गहरा प्यार है। ये एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट सेंटर है और जिस प्रकार आपने प्रश्न किया है, मैं कहूँगा कि उत्तराखंड के लिए ये सौभाग्य की बात है कि अभी चारधाम की यात्रा चल रही है और जिस प्रकार से श्रद्धालु यात्री और जो आस्था के साथ में चारधाम में आ रहे हैं वो अपने आप में एक अलग ही लेवल है। ये जो नंबर आ रहा है, इस लगता है कि पुराने सब रिकॉर्ड इस बार टूट जाएंगे चारधाम के लिए। ये हर एक उत्तराखंडी के लिए एक चुनौती है, एक मौका है, एक अवसर है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में पूरे दुनिया से और पूरे भारत से श्रद्धालु चारधाम के लिए आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ उत्तराखंड में सेना में पोर्टल ट्रेडमैन की भर्ती में शामिल होने के लिए देश भर से हजारों युवा सीमांत क्षेत्र धारचूला पहुंच रहे हैं। दरअसल भर्ती 539 पोर्टर और 51 पद ट्रेडमैन के लिए निकली है। कुल 600 पदों के लिए हजारों युवा सीमांत धारचूला पहुंचे। एक साथ हजारों लोगों के धारचूला पहुंचने से धारचूला में अव्यवस्था भी थोड़ी नजर आई। भर्ती में आए युवाओं को खाने और रहने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। युवा धर्मशाला और खुले में रात बिताने को मजबूर हैं। साथ ही युवाओं को खाना मिलने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धारचूला के सारे होटल फुल हो चुके हैं। एक साथ हजारों युवाओं के भर्ती में आने से प्रशासन भी बेबस नजर आया। वहीं धारचूला के समाज सेवी और अन्य सामाजिक संगठनों की तरफ से युवाओं के खाने और रहने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन युवाओं की भीड़ हजारों में है, जिस कारण सभी प्रयास कुछ हद तक नाकाम नजर आ रहे हैं। इधर उत्तराखंड पुलिस कानून और यातायात व्यवस्था को हाईटेक बनाने के लिए ड्रोन सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए उत्तराखंड पुलिस की ओर से ड्रोन के जरिए ऋषिकेश और उसके आसपास के क्षेत्रों की ट्रैफिक व्यवस्था पर नजर रखने के लिए ट्रायल भी किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस की ओर से चारधाम यात्रा व्यवस्था पर मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। ड्रोन कैमरा को ऑपरेट करने के लिए इंजीनियर्स की 4 सदस्यीय टीम को हायर किया गया है। वहीं ड्रोन के माध्यम से पुलिस के उच्च अधिकारी और संबंधित कर्मचारी यातायात व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। साथ ही कोतवाली, ऋषिकेश
इसके साथ ही साथ लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र की पुलिस भी टीम में सभी क्षेत्रों की यातायात व्यवस्था पर नजर बनाए रखेगी। ड्रोन कैमरे के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हो रही किसी भी घटना का त्वरित आकलन किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की समस्या से लोगों को पुलिस जल्द से जल्द रिस्पांस देने में बेहतर कार्य कर सकेगी। हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जो डायल 112 पे हमें सूचनाएं मिलती है और हमारे ऋषिकेश में जो ट्रैफिक संबंधी जो समस्याएं हैं उसको निराकरण के लिए एक ड्रोन टीम उच्च अधिकारियों द्वारा ऋषिकेश में भेजी गई है। ये विगत कुछ दिनों से काम कर रही है। इनका मुख्य काम ट्रैफिक को मैनेज करना है। मतलब ये फीड देते हैं हमें कंट्रोल रूम में, जो भी कंट्रोल रूम में सूचनाएं आती है डायल 112 के माध्यम से कि भाई यहाँ पर ट्रैफिक हो गई या फिर आगजनी की कोई सूचना है या कोई एक्सीडेंटल संबंधी कोई सूचना है, तो वो पहले कंट्रोल रूम में आती है। फिर हम इन्हें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से इनको लिंक, जो इन्होंने हमें एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उसके माध्यम से इन्हें मैसेज भेजते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह पे फ्लाई करें। उसके बाद ये ड्रोन पर्टिकुलर जगह पे फ्लाई करता है और वहाँ पर जो इस वस्तु स्थिति है उसके संबंध में हमें पूरी मतलब हमें व्यू दिखाता है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमारे उच्च अधिकारियों के मोबाइल फ़ोन पर भी उपलब्ध है, तो वो उच्च अधिकारी भी इसको लाइव मतलब देख सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और जो भी उनके दिशा निर्देश होते हैं उस अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। इधर रामनगर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने रामनगर क्षेत्र में नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नशा तस्कर के पास से पुलिस ने 5.5 ग्राम स्मैक बरामद की है। ये बताया जा रहा है कि आरोपी खुद स्मैक का नशा किया करता था और साथ ही बाद में बचे हुए स्मैक को छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बाजार में बेच दिया करता था। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले में आगे की पूछताछ जारी है। रामनगर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति साजिद को 5.38 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है और इसके विरुद्ध हमने अभियोग पंजीकृत कर दिया है और उसको जो है हमने पुलिस रिमांड के लिए भेजा है। हरिद्वार कोर्ट की अब बात करेंगे, जिसने ऐतिहासिक फैसला दिया है। दरअसल माता पिता की सेवा करने की बजाय उन्हें प्रताड़ित करने वाले बच्चों को सचेत होने की जरूरत है। हरिद्वार एसडीएम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ऐसे 6 बुजुर्गों के बच्चों को माता पिता की संपत्ति से बेदखल करते हुए 1 महीने के अंदर घर खाली करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति एसडीएम कोर्ट में अपने बच्चों के खिलाफ वाद दायर कर सकता है। अधिनियम की धारा के तहत एसडीएम की ओर से सुनवाई के बाद बच्चों को उनकी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाता है। ऐसे में 6 बुजुर्गों की ओर से हरिद्वार एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। एसडीएम पूर्ण सिंह राणा इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। ज्वालापुर, कनखल और रावली महदूद के बुजुर्गों की ओर से कोर्ट में वाद दायर किया गया था कि उनके बच्चे उनके साथ रहते हैं, लेकिन ना तो उनकी कोई सेवा करते हैं और ना ही खाना देते हैं। एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने सभी 6 मामलों में बच्चों को माता पिता की संपत्ति से बेदखल करने का फैसला सुनाया। साथ ही 30 दिन के भीतर घर खाली करने का आदेश भी दे दिया। और बात हरिद्वार की, जहां उपाध्यक्ष और राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक की तरफ से विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में हरिद्वार की 11 विधानसभाओं के संबंधित अधिकारियों और मुख्य विकास अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में विकास कार्यों और अन्य विकास योजनाओं को लेकर बातचीत की गई। राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने जिले के तमाम अधिकारियों से विकास और योजनाओं के बारे में जानकारी ली और साथ ही संबंधित अधिकारियों से उनकी तरफ से किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा भी मांगा। वहीं राज्य मंत्री ने हरिद्वार के स्कूलों में उर्दू टीचरों की भर्ती को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी से ब्यौरा मांगा। राज्य मंत्री ने सख्त तेवर में साफ तौर पर कहा कि जो अधिकारी इस समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। उन्होंने कहा कि स्पष्टीकरण में संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जिन लोगों को विभाग में भारत सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाओं की जानकारी नहीं है, तो ऐसे अधिकारिता विभाग में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। उन्हें संबंधित विभागों से हटाया जाएगा। और साथ ही इस बैठक में राज्य मंत्री की तरफ से 1 हफ्ते के अंदर विकास की ब्यौरा रिपोर्ट भी मांगी गई है। जो व्यक्ति
जिन योजनाओं के बारे में नहीं जानता उसका प्रचार प्रसार भी फ्री में होगा। दूसरा, स्कूलों के माध्यम से प्रचार प्रसार होना चाहिए। ब्लॉक स्तर पर हर ब्लॉक में जो भी योजनाएं चल रही हैं बीडीओ को जानकारी होनी चाहिए। अभी हमने बता दिया, उनको दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अगली बैठक में पूरी तैयारी से आएँ। 1 सप्ताह के अंदर हमने सारी रिपोर्टें, डाटा मांगा है, वो हमारे आयोग में डाटा मिलेगा हमें। और जो अधिकारी लापरवाही करेंगे, हम कतई इस लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये विकास का काम है, ये उन व्यक्तियों को लाभ देने का काम है जो भारत सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि जिसको वो पूरा करना चाहते हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जो रात दिन ये सोचते हैं कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम बैठे हुए व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, इसलिए हम इसका प्रचार प्रसार और आज इस बैठक को कर रहे हैं। टिहरी, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन दे रहे हैं। माननीय श्री खगन मुर्मू जी और भारत सरकार के ऊर्जा सचिव श्री आलोक कुमार जी और हमारे टीएचडीसी के सीएमडी श्री बिश्नोई जी समेत सभी यहाँ पर उपस्थित, हमारी टिहरी की जिला पंचायत सदस्य सोना सजवाड़ जी, हमारे जिला अध्यक्ष मेरी पार्टी के विनोद प्रसाद रतूड़ी जी, खीन सिंह जी एवं सभी आए हुए सभी अतिथिगण, भारत सरकार के और राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्र, सभी छायाकार बंधुओं। कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व अतीत की ओर देखें तो जल विद्युत की अपार संभावना वाले इस राज्य में वर्ष 1906 और 7 से ही लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना होने लगी थी। वर्ष 1914 में मसूरी के भट्टाफाल में स्थापित ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो मैसूर के बाद दूसरा और उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र था, जिसका वर्तमान में पुनः कायाकल्प किया जा रहा है। राज्य के साथ साथ ग्लोगी जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर आज जो पंचेश्वर बांध योजना है, क्योंकि उसके बारे में बीच के दिनों में काफ़ी चर्चा हुई थी, और ये योजना देखें तो इसमें भारत और नेपाल सरकार दोनों मिलकर जो हमारी महाकाली नदी है, महाकाली नदी और आगे चलकर शारदा नदी, उसकी 2 जगह पर, फर्स्ट फेज और 2 फेज में, क्योंकि संजोग से क्या है कि अब मैं पहले वो मेरे बगल में होता था, अब मैं जो नया मेरा विधानसभा क्षेत्र है निर्वाचन, वो उसी विधानसभा में आने वाला है। तो लगभग 5000 मेगावाट की विद्युत परियोजना है। 1996 की संधि के अनुरूप ये महाकाली नदी पर बनाया जाएगा। समय के साथ साथ जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजनाओं से लेकर जो हमारी पंचेश्वर बांध परियोजना है, ऐसी लगभग 21 जल विद्युत परियोजनाओं को देखें तो इनमें से कई परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं और कुछ एक अभी निर्माणाधीन भी है। बांध हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं, इनके निर्माण में हमारा पुनर्स्थापन, पुनर्वास, पर्यावरण, वन, औषधि मुद्दे, सामाजिक आर्थिक मुद्दे, सुरक्षा पहलू, सब पर सावधानीपूर्वक विचार करने की भी आवश्यकता है। जैसा अभी बिश्नोई जी बता रहे थे कि अभी 150 वर्षों के लिए अब ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बात पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। और जल विद्युत परियोजना के इस सफर में टीएचडीसी का पदार्पण केंद्र सरकार के माध्यम से वर्ष 1989 में हुआ था और 1990 में इस कारपोरेशन को विस्थापित लोगों के पुनर्वास की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बांध व जलाशयों का मूलभूत आवश्यकताओं यथा पेयजल, औद्योगिक उपयोग हेतु जल, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, इनलैंड नेविगेशन और मनोरंजन की पूर्ति करने में भी उल्लेखनीय योगदान देते हैं। अभी भारत सरकार को लगभग 1200 करोड़ रुपए का प्रथम चरण का और द्वितीय चरण का, इसमें 800 करोड़ और भी होते हैं, क्योंकि इसके लिए सौंदर्यीकरण की बहुत बड़ी योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के भी ड्रीम प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट हमारा टिहरी का है। और
इस ओर भी धीरे धीरे सरकार हमारी आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों में कुछ उस पर कुछ उन्होंने और हमसे कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था, वो सारे बिंदु हमने भारत सरकार को स्पष्ट करके यहाँ से भेज दिए हैं। 2400 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली इस परियोजना में 2 चरण हैं। प्रथम चरण टेहरी का है एवं जल विद्युत परियोजना। द्वितीय चरण में 1000 मेगावाट की टेहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध एवं जल विद्युत परियोजना है। और मुझे याद है भाई साहब, मैं सन 2001 में 2 में यहाँ इस योजना को जब ये निर्माणाधीन थी उस समय मैं यहाँ आया था और मैंने उस समय के उत्तराखंड सरकार में ऊर्जा मंत्री के नाते इस सब काम को, आज जो हमारे गवर्नर हैं वहाँ महाराष्ट्र में कोश्यारी साहब, वो इसको देखते थे और बहुत कठिन परिस्थितियों में इसका निर्माण हुआ था। मतलब जो पूरा हुआ था, पूरा इतने सालों से लगातार चल रहा था, लगातार चलते चलते उसमें बहुत बार व्यवधान आ जाता था। बहुत बार लोग यहाँ पर बड़े बड़े आंदोलन होते थे और फिर काम रुक जाता था, थोड़ा काम चलता था फिर रुक जाता था। तो मैंने स्वयं ये वाली योजना भी और टिहरी की जो हमारी पंप स्टोरेज प्लांट है, ये दोनों और कोटेश्वर के, मैं स्वयं नीचे कोटेश्वर भी सब जगह 2-3 बार गया हूँ। मैंने देखा तो उस समय निश्चित रूप से जब वो ऊर्जा मंत्री थे मैं उनके साथ यहाँ आया और मैंने देखा कि बहुत कठिन परिस्थितियों में, और उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी वार्ताएं करी। उस समय के बहुत सारे लोग हैं, हमारे सुयाल जी भी बैठे हैं, ये भी छोटे छोटे थे, नए नए, ये सब आते थे, खीम सिंह जी आते थे, ये सब लोग, पूरी टीम यहाँ पर, ये पीछे बैठे हैं, आपका सबका इनसे परिचय भी हो जाएगा माननीय मंत्री जी से। तो फिर धीरे धीरे करके पहले यहाँ पर बैठकर T3 और T4 2 टनल डलवाए गए और काफ़ी विरोध हुआ उसका। फिर धीरे धीरे जो पुनर्वास की स्थिति है उसके लिए काफ़ी आंदोलन चला यहाँ पर, और चूँकि ये शहर डूबता हुआ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, उस समय अच्छा नहीं लग, तो बड़ा एक ऐसा हो रहा था कि हम सब कुछ खो रहे हैं यहाँ से। तो बड़ा माने विचित्र एक वो था कि एक तरफ जो है इतने बड़ी योजना। तो जर्नी ऑफ टिहरी डैम पर आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। अब आइए अगली खबर का रुख करते हैं। हरिद्वार में देर रात शिवालिक नगर क्षेत्र में गश्ती के दौरान बदमाशों ने पुलिसकर्मियों पर हमला बोलकर अपने एक साथी को छुड़ा लिया। घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बदमाशों के हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मियों को एम्स में भर्ती कराया गया है। दरअसल पुलिसकर्मी प्रीतपाल और विजयपाल शिवालिक नगर में गश्ती दे रहे थे और इसी दौरान पुलिसकर्मियों की निगाह एक कार के पास 2 संदिग्ध युवकों पर पड़ी। पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके बाद वहां पर उनके अन्य साथी पहुंच गए और पुलिसकर्मियों पर हमला बोल दिया। अचानक हुए हमले में पुलिसकर्मी प्रीतपाल घायल हो गए, जिसके बाद घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस मामले में बदमाशों को पकड़ने के लिए आगे की कार्रवाई जारी है। रानीपुर क्षेत्र में जो शिवालिक एरिया है, इसमें रात को हमारी जो चेतक है ये गश्त पर थी और इसको कुछ संदिग्ध लोग दिखाई दिए। जब उन संदिग्ध लोगों को कॉर्डन करने का प्रयास किया गया तो उनमें से उन लोगों ने जो पुलिसकर्मी उन पर हमला कर दिया था, जिसमें एक पुलिसकर्मी के चोट आई है, जिसको कि हमने अस्पताल को रेफर किया हुआ है। बदमाशों में से 2 बदमाशों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और इनकी तलाश जारी है। टोटल कितने सीसीटीवी इसमें ये बताया गया कि 4 लोग थे इसमें। कुछ सीसी फुटेज भी हो रहा है सर उसके? हाँ, वही मैंने कहा कि लगातार इनको चेज किया गया, उसके बाद इनका पीछा किया गया था। ये पुलिस से बचते हुए आगे भाग भी गए थे। फिर दूसरे जो थाने की पुलिस है उसने भी इनको चेज किया और इनकी चेहरे हमारे पहचान में आ गए हैं। शीघ्र ही हम उनको सर्कुलेट करेंगे। 307 का मुकदमा कायम है। इधर पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कैंप संचालक ने दूसरे कैंप संचालक पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। दरअसल पहले कैंप संचालक मनोज सिंह ने कहा कि विरोध करने पर दूसरे कैंप संचालक के कर्मचारियों ने उनको जान से मारने की कोशिश की। वहीं इस हमले में पहले कैंप संचालक मनोज सिंह के कर्मचारी गंभीर चोट आई है उनको, जिनका उपचार राजकीय अस्पताल में किया जा रहा है, जिनमें से यशपाल सिंह की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर मामले में शामिल 3 अभियुक्तों को जेल भेज दिया है और मामले में आगे की जांच जारी है।
इधर लालकुआ की अब बात करेंगे, जहां बिंदु खत्ता स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रिंसिपल की तरफ से कक्षा 2 के छात्र को पीटने से गुस्साए छात्र के परिजनों ने स्कूल में पहुंचकर हंगामा किया। घटना की सूचना जब शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लगी तो उप शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। इसके बाद कई घंटे चले घटनाक्रम के बाद आखिरकार प्रधानाचार्य ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित में माफीनामा दिया। इसके बाद परिजनों का गुस्सा शांत हुआ। वहीं उप शिक्षा अधिकारी अंशुल बिष्ट ने प्रधानाचार्य को सख्त हिदायत देते हुए भविष्य में इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति न किए जाने की चेतावनी देते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी को मामले से अवगत कराए जाने की बात कही। पश्चिमी राजीव नगर में आया था। यहाँ से सुबह कंप्लेन आई थी कुछ अभिभावकों की कि कल टीचर द्वारा कुछ बच्चों को डांटा गया है, जिससे बच्चे स्कूल में आने में थोड़ा सा डर फील कर रहे थे। तो जब मैं स्कूल में पहुँचा तो अभिभावक वहाँ पे आए हुए थे और टीचर्स के साथ जो संवाद का दूरी थी वो संवाद किया गया और उसके बाद में उनकी सहमति बन गई है। टीचर को भी सचेत किया गया है कि बच्चों के साथ जो बातचीत का स्तर है वो बच्चों के बाल महत्वपूर्ण रखा जाए, तो उसको चेतावनी दे दी गई है टीचर्स को। इधर रामनगर में बीपीएल राशन कार्ड जमा कराने को लेकर खाद्य विभाग अलर्ट हो गया है और इसी कड़ी में प्रदेश की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने 31 मई तक अंत्योदय और बीपीएल राशन कार्ड के अपात्र लोगों से अपना राशन कार्ड जमा करने का आदेश दिया है। इसे लेकर रामनगर में भी विभाग पूरी तरह मुस्तैदी बनाए हुए हैं। मामले में पूर्ति निरीक्षक दीपचंद्र बिलवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि रामनगर तहसील के अंतर्गत 2900 और बीपीएल के तहत 16,000 राशन कार्ड बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य मंत्री के आदेश के बाद विभाग में अभी तक 17 अंत्योदय और 139 बीपीएल श्रेणी के अपात्र लोगों ने अपने कई कार्ड जमा कर चुके हैं। उन्होंने बाकी राशन कार्ड का प्रयोग कर रहे सभी अपात्र राशन कार्ड धारकों से अपील करते हुए 31 मई तक राशन कार्ड कार्यालय में जमा करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पात्र लोगों को समय पर इसका लाभ मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 31 मई तक सभी लोग राशन कार्ड जमा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो पूरे तहसील में हैं वो 2900 राशन कार्ड अंत्योदय के हैं और 16,000 करीब पीएचएच के राशन कार्ड धारक हैं, जिनमें से अभी हमारे पास जो है 17 राशन कार्ड अंत्योदय के जमा हो गए हैं और 149 कार्ड जो है पीएचएच के जमा हो गए हैं। बाकी अभी 31 तक की डेट है। लोगों से अपेक्षा करते हैं कि जो अपात्र हैं वो तत्काल अपने राशन कार्ड जमा कर दें ताकि पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके भविष्य। इधर उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का मौसम सुहावना हो गया है। गंगोत्री धाम के पहाड़ों की चोटियों में अभी से बर्फबारी देखने को मिल रही है। साथ ही गंगोत्री में काफी ठंड श्रद्धालुओं को महसूस होने लगी है। इसके चलते श्रद्धालुओं को गर्मी से निजात भी मिल रही है। मां गंगा के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालु इस मौसम से काफी खुश नजर आए हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसे मौसम में हमारे प्रदेश में ये मौसम काफी सुहाना लगता है। यहाँ का मौसम पल भर में बदल जाता है। वहीं चारधाम की यात्रा पर आए सभी यात्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। साथ ही यात्री जमकर बारिश और बर्फबारी का लुत्फ भी उठा रहे हैं। हम आए हैं गंगोत्री में। यहाँ पर दूर दराज से सभी भक्त गंगा मैया का स्नान करने के लिए आते हैं और गंगा मैया की बड़ी कृपा उनके ऊपर होती है। और हमारे बीच में सभी दूर दराज से भक्त पधारे, हमारे बीच में जैसे भक्त पधारे हैं और दर्शन किया गंगा मैया का, बहुत आनंद आ रहा है। और गंगा मैया की गोद में हर किसी को सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, जो आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी यहाँ पर बारिश भी हो रही है। जब हम आए हैं तब बारिश हो रही है और बर्फ भी जम रहा है गंगा मैया, और बहुत ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।